Welcome, students. I'll be taking your BCG and ISCA. So I'll just allocate the things properly for your people to get a better notion. Okay. So I'll first show you BCG one and the ISCA one as well. So here, in all, there are 2 modules, 40 marks. Hello, Tanu. Good morning. Good morning, ma'am. Are you from MCOM? Sem 3? Yes, ma'am. Okay. Which college? Navapaliganj. Nabubaliganj. Okay. So today we'll start with BCG. And I'll discuss both the modules of, as it is, I'll be taking both of it together, BCG and your ISCA. So मैं फटाफट डिस्कस कर देती हूँ कितना क्या है एंड कितना परसेंटेज हम लोग डिवाइड करेगा टाइम में. तो यहाँ पे पहले हम लोग BCG का कर लेते हैं. हम लोग को पता है 2 मॉड्यूल है, 20 ईच है. इसमें से जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पे 6 चैप्टर्स है, बट कवर हम लोग सारा करेंगे. ठीक है. ठीक है मैम. यहाँ पे 8 चैप्टर्स है. ठीक है. तो मैं एक बार लिख देती हूँ. आप लोगों का एग्जाम कब है, फिर भी आपको लगभग पता है? नहीं मैम, अभी तो कुछ नहीं आया है. लास्ट एग्जाम कब हुआ था? अगस्त में हुआ था. अगस्त में हुआ था. तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी. मोस्ट लाइकली फरवरी. हाँ. सो BECG का है 2 मॉड्यूल, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2. यहाँ पे है 4 चैप्टर्स, यहाँ पे 4 चैप्टर्स. ठीक है. और ISCA का भी ISCA करते हैं. यहाँ पे टोटल 7 चैप्टर्स है मॉड्यूल 1 में, और मॉड्यूल 2 में 1 2 3 4 5 चैप्टर्स. 7 + 5. ISCA मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, यहाँ 7 चैप्टर्स है और यहाँ 5 चैप्टर्स है. इसमें से हम लोग का 3 चैप्टर्स हो चुका है ISCA में. आई होप आपने वीडियो देखा है. 1 2 3 फर्स्ट 3 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट हो चुके हैं. अभी हम लोग मैं बता रही हूँ मैं कैसे फोकस कर रही हूँ. देखो यहाँ पे हम लोग का आउट ऑफ 7 हम लोग के 3 चैप्टर्स हो चुके हैं. तो रेस्ट रिमेनिंग कितने हो गए? 4. 4. और यहाँ रिमेनिंग कितना है? 5. तो अभी नेक्स्ट क्लास हम लोग मॉड्यूल 2 से एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो इन दैट केस अभी देखो इसमें थोड़ा ज्यादा था ना, ज्यादा था बोल के मैंने इक्वल कर दिया है दोनों को. अब दोनों को इक्वल कर दिया है. अब इसमें से एक करा दोगे तो 4 हो जाएंगे, है ना. तो ऐसे करके हाँ. साइमल्टेनियसली हम दोनों करते रहेंगे तो कि दोनों मॉड्यूल एक साथ खत्म हो. अदरवाइज एक मॉड्यूल खत्म हो जाएगा और एक में प्रेशर ज्यादा पड़ जाएगा लास्ट में. तो इसलिए हम लोग पहले से ही बाइफरकेट करके चलेंगे. एक बार कॉपी होगा तो निकाल के लिख लेना. अभी हाँ जैसे मैम. कि हम लोग इस मंथ में इस मंथ मतलब हम लोग नवंबर में पहुंच चुके हैं, तो मैं नवंबर का ही सोच के बता रही हूँ आपको. ठीक है. नवंबर में अभी हम लोग जो नेक्स्ट क्लास हम लोग का ISCA का होगा, उसमें हम लोग मॉड्यूल 2 का चैप्टर 1 करेंगे. ठीक है. मॉड्यूल 2 का चैप्टर 1 करने वाले हैं. और फिर जो नेक्स्ट, अगर ये कंप्लीट हो जाए तो हो जाए. अगर ये हो जाए आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल, हम लोग नेक्स्ट क्लास में ISCA का मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 5 करेंगे. ठीक है. तो साइमल्टेनियस चलता रहेगा और दोनों मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा ऐसे करके.
इसके बाद 2 करेंगे, इसके बाद अच्छा 3 करेंगे, इसके बाद 4 करेंगे, इसके बाद 5 करेंगे, इसके बाद 6 करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे। 8। 4 हो गया उधर हम लोग का, 1 2 3 हो गया है। आ, अभी थोड़ा सा हम लोग पहला चैप्टर 4 करेंगे, फिर 5 6 7। 8 चैप्टर तो नहीं है ना, 7 चैप्टर। ठीक है, तो ये हम लोग का सीक्वेंस रहेगा। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 2 का चैप्टर 1, ताकि हम लोग का सिलेबस साइमल्टेनियसली चलता रहे। तो आईएससी तो हम लोग बढ़ चुके हैं बहुत आगे, बट बीईसीजी का अभी सर ने बुक रेडी किया है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। डोंट वरी, आराम से खत्म हो जाएगा। 4 4 चैप्टर्स ये इसमें जो फोकस करने वाला है वो हम लोग फोकस करेंगे। और साथ साथ मतलब मैं ना थोड़ा विश्वास करती हूँ पूरा सिलेबस पढ़ाने में, क्योंकि थोड़ा सिलेक्टिव स्टडी जाता है ना, तो फिर क्या होता है, जब आपका एग्जाम होगा एंट्रेंस, आप नेट के लिए बैठोगे। जैसे मैंने नेट क्लियर करके पीएचडी कर रही हूँ मैं, तो नेट के अगर आप नेट में बैठोगे तो आप तो ये नहीं बोल सकते ना कि ये मेरे सिलेबस में नहीं था यार, मैंने पढ़ा नहीं है इसको, हम्म। ना ऐसा तब नहीं बोल सकते। तो इसलिए आपको, मुझे लगता है सारा मैं पढ़ाऊंगी, हाँ जो जो एग्जाम ओरिएंटेड है उसमें थोड़ा फोकस ज्यादा करेंगे, बट मैं पूरा ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्योंकि अच्छा ठीक आपको है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं कि बस ये एमकॉम के एग्जाम के लिए पढ़ा रही हूँ। इसके बाद आपका नेट है, इसके बाद आपके कुछ भी और एंट्रेंस एग्जाम्स हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो यहाँ पे सब नॉलेज ही आपको जरूरत होगा, है ना। हाँ चलो स्टार्ट मैम। करते हैं। अब मॉड्यूल 1 में कौन से चैप्टर्स है? फर्स्ट चैप्टर है, अच्छा बीईसीजी का फुल फॉर्म मैं बता दूं। बीई हो गया बिजनेस एथिक्स, और सीजी हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बीई हो गया बिजनेस एथिक्स और सीजी हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो बीई में हम लोग के सिलेबस में 4 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर है इंट्रोड्यूसिंग बीई, मतलब इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एथिक्स। चैप्टर 2 है कंटेक्चुअलाइजिंग बिजनेस एथिक्स। थर्ड चैप्टर इवेलुएटिंग द बिजनेस एथिक्स, और फोर्थ चैप्टर है मैनेजिंग द बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स मतलब समझ में आ रहा है, वर्ड ऑब्वियसली रिलेटेड टू बिजनेस है, और एथिक्स मतलब कुछ रूल लॉ फॉलो करना, ऐसा कुछ रिलेटेड समझ में आ रहा है। डिटेल में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर के अंदर, डोंट वरी। और सीजी मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पहला इंट्रोडक्शन, फिर है थ्योरीज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिर है कॉर्पोरेट मिस गवर्नेंस, अगर गलती हो जाए तो क्या होगी। और नंबर 4 मतलब चैप्टर नंबर 8, इसमें लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर आप लोग देख रहे हो कि कोई भी हम लोग प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, तो प्रॉब्लम से कैसे निकलेंगे इसका तोड़ इस चैप्टर में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट और ये सब क्वेश्चन पेपर्स भी अलॉटेड है, वो हम लोग बाद में करेंगे। और सिलेबस आपका 2 3 बार रिपीट होगा, डोंट वरी। साथ ही साथ आपको मैराथन भी मिलेगी, तो सब फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है, बट आपको बस धैर्य रखना है। और हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मैं डिस्कस करूंगी सिलेबस इन डिटेल, उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप स्क्रीन विजिबल है, काफी बड़ा कर दिया है मैंने। हाँ मैम। चलो चैप्टर 1, मॉड्यूल 1 का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन और इंट्रोड्यूसिंग बिजनेस एथिक्स। तो इसका सिलेबस क्या है पहले डिस्कस कर लेते हैं। द नीड फॉर एंड नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स, क्या जरूरत है और इसका क्या नेचर है बिजनेस एथिक्स का, वर्सेस लॉ, morality, economics, religion, the relationship between business ethics, corporate governance, and business leaderships. Also, human moral, development masculine and feminine perspectives, level of ethical analysis, and concept of corporate integrity. Characteristics of ethically driven business enterprises. ये सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे while we read this chapter. टोटल इस चैप्टर में कितने पॉइंट्स हैं देख लेते हैं। टोटल इस चैप्टर में 22 पॉइंट्स है। हम लोग कोशिश करते हैं, कितना पेजेस हो गया इसका, 20 है। स्टार्टिंग कितने, बारह पेज का चैप्टर है।
हम लोग कोशिश करते हैं आज 50% अगर हो पाए, बट डिटेल में भी जाना पड़ेगा, तो देखते हैं जितना हो पाता है, बट कोशिश करेंगे कि 11 पॉइंट्स हम लोग का टारगेट रहेगा आज के लिए, ठीक है ना। कोई एक लक्ष्य ठीक लेके है। चलने से मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा सा जो है ना फोकस्ड रहते हैं, अदरवाइज फोकस से हट जाते हैं। अगर हम लोग फोकस करके चले कि आज 11 करना है, तो शायद 12 में पहुंच सकते हैं, है ना। चलो, now what is business ethics? Business ethics is a branch of ethics that focuses on the moral principles, values, standards of conduct within the business and corporate world. मतलब क्या, हम लोग जब कभी भी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में या फिर फर्म में या फिर कोई भी एक ऑथेंटिक वैलिड इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हैं या फिर जुड़े हुए हैं, तो वहां पे कुछ प्रिंसिपल्स या मॉरल एथिक्स को या फिर जो है ना कुछ रूल्स को, अनकहे रूल्स को फॉलो करने की जरूरत होती है। जैसे कि अगर आप किसी के घर गए हो, है ना, आप किसी के घर गए हो, तो क्या आप जाके उसके घर की अलमारी खोल के देखोगे, या फिर नहीं। उसके कबर्ड में हाथ दोगे, या फिर उसके चीजों को हाथ दोगे? आप नहीं करोगे, राइट। तो ये आपने हम्म। बचपन से सीखा है कि हम लोग ऐसा बिहेव नहीं करते जब किसी के घर जाते हैं, है ना। हम लोग, हाँ, शायद आप जाके थोड़ा अपना सर घुमा घुमा के देखोगे कि कहाँ क्या है, या फिर वो दैट इज क्वाइट नॉर्मल एंड नेचुरल। हर कोई करता है। किसी का नया घर, मतलब नया किसी के घर के जाने से हम लोग देखते हैं कि कैसे सजाया है उसने, या फिर कहाँ क्या है, या कुछ पिक्चर्स होगा तो हम लोग थोड़ा देखते हैं दूर से, बट कोई भी चीज को टच नहीं करते, है ना। हम्म। तो वैसे ही हम्म। हम लोग जब ये हो गया अनसेड रूल, हम लोग को सिखाया नहीं है, बट हम लोग को खुद पता है कि किसी के घर में जाके ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे बिजनेस में भी, या फिर कोई एक स्टैंडर्ड जगह पे आप जा रहे हो, यहाँ पे जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज रिलेटेड कोई काम होता है, इंटरेक्शंस होती हैं, तो वहां पे कैसे एड्रेस करना चाहिए, वहां पे कैसे पेश आना चाहिए, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है जानना। Now, it addresses the ethical considerations, dilemmas that arises in various business activities and interactions. Business ethics is concerned with promoting ethical behavior, अच्छी behavior को promote करते हैं, and decision making में help करता है। And the context of commerce and trade, it involves addressing, assessing the moral implications of business actions and making choices that are in line with values such as honesty, integrity, fairness and responsibility। मतलब जो भी काम हो रहा है वो काम सच्चाई से हो रहा है, उसमें कोई मतलब गलती नहीं है, या फिर उसमें कोई जो है धोखापन नहीं है, ऐसा काम ना ही करना बेहतर है। तो इन दैट केस जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो एथिकली काम करना चाहिए, हमें कोई झोल या फिर कोई नकली चीजें बेचना या फिर अडल्टरेटेड चीजें बेचना, आप दिखा कुछ और रहे हो, देख कुछ और रहे हो, ये वाला काम करना इज नॉट अलाउड। तो ये समझ में आया। अगर हम लोग इसको छोटा सा मतलब समझना चाहें, तो बेसिकली जो भी काम हम लोग करेंगे इसमें ऑनेस्टी की बहुत जरूरत है। सच्चाई बहुत, मतलब जो भी आप काम करें, चाहे आप बहुत छोटा सा ही बिजनेस क्यों ना करें, आप सच्चाई के साथ चले, आप झूठ का सहारा ना ले। और फेयरनेस, मतलब अगर आप देख रहे हो कि आपके पास दो कस्टमर्स आए हैं, तो इसमें से एक आपके बहुत पहचान वाले इंसान है, तो मतलब उसको आप थोड़ा ज्यादा दोगे और उसी के सामने आप किसी को थोड़ा कम दोगे, तो ये तो फेयर नहीं है ना। या फिर आपके कस्टमर्स वेट कर रहे हैं और आप बातें कर रहे हो किसी से, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब ये क्यों क्यों जरूरी है, द नीड ऑफ बिजनेस एथिक्स, क्यों जरूरी है इतने सारे चीजों को दिमाग में रखना, इतने सारे चीजों को सोच के चलना। ना, बिजनेस एथिक्स इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट। अगर आपके साथ देखना कोई दुकान वाला या कोई भी छोटा छोटा या बड़ा बड़ा जैसे भी आदमी हो या जैसे भी शॉप हो, वहां का आदमी अगर आपसे बहुत अच्छे से पेश आए, बहुत सम्मान दे आपको, या फिर आपका जो है ना बहुत आदर सम्मान करे, तो आप उस दुकान में जाना चाहोगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हर कोई इंसान अपने आप को थोड़ा स्पेशल फील करवाना चाहता है। और अगर आपको कोई स्पेशल फील करवा रहा है, तो आप तो अट्रैक्ट हो जाओगे, है ना। सो मेंटेनिंग अ पॉजिटिव रेपुटेशन, इंश्योरिंग अ लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस, क्योंकि देखो आप बिजनेस करने आए हो, आप आज दो दो आदमी से खराब बात करोगे या तीन बात आदमी से खराब बात करोगे, तो ये शायद लॉन्ग टर्म में जाके तीन और आदमी को पता चलेगा, और उससे क्या होगा ना, आपका गुडविल हैम्पर होगा और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी डिसीजन लें या फिर जो भी आप बिहेवियर करें या जो भी रिलेशन आप बनाएं, उसके बारे में सोचें कि इसको हम लोग कैसे और बेहतर कर सकते हैं, ना कि बस अपना फायदा देखें।
It goes beyond profit making, emphasizes the broader impact and the business activities as society and the environment. In that case, अगर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग रिलेशन ऐसा बना रहे हैं जहाँ पे हम लोग खाली प्रॉफिट मेकिंग देख रहे हैं, हम लोग अपना काम देख रहे हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला आप जो है सोच लेके चल रहे हो, तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आप बस कुछ मोमेंट के लिए हैप्पी रहते हो, अदरवाइज आपको लॉन्ग टर्म में अकेले रहना पड़ेगा, है ना। सबको लेके चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेंटेनिंग ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, कोई भी ब्रांड का अगर आप देख रहे हो जो लीडर है या फिर जो ओनर है वो बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है ये बिजनेस एथिक्स को, या फिर वो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लेके चल रहा है, तो इन दैट केस उसका ब्रांड का देखना एक ट्रस्ट, एक रेपुटेशन बिल्ड हो जाता है मार्केट में। जैसे आप जब जाओगे, आप अगर मिठाई खरीदना होगा, तो हम लोग को पता है कि तिवारी बहुत अच्छा है ना, क्योंकि उसने सालों भर से अपना रिस्पेक्ट कमाया है। देखो, हाँ मैम। रिस्पेक्ट कोई भी किसी को दान में नहीं देता है, उसको कमाना पड़ता है, और कमाने के लिए आपको कर्म में तो वैसे ही करने पड़ेंगे ना। तो इन दैट केस अगर आप ठगोगे दो इंसान को, तो दो इंसान चार इंसान को बोलेगा, और चार इंसान फिर उस बात को फैला के आपका रेपुटेशन हैम्पर हो जाएगा। तो इन दैट केस जो रेपुटेशन आपने सालों से बनाई है, उसको हैम्पर कराना बहुत इजी है, और उसको लेके चलना, उसको आगे बढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट। तो आपका चॉइस है कि आप कौन सा करना चाहते हो, है ना। हाँ सो मैम। लीगल कंप्लायंस, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें लीगली कोई भी जो है नोक झोंक नहीं होनी चाहिए, सारे पेपर्स आपके ओके होने चाहिए, या फिर आप जो कंपनी में इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हो आप उसे ओरिजिनली नहीं लिख रहे हो, आपने सपोज एक ऐसा हार्मफुल प्रोडक्ट एमएसजी यूज किया है इन सम ऑफ योर प्रोडक्ट्स, एंड एमएसजी इज कैंसर कॉजिंग वी नो। सो इन दैट केस अगर आपने वैसा कुछ सामान यूज किया है जिसका आप उल्लेख नहीं कर सकते, आपको कुछ छुपाना पड़ेगा उस चीज को सबके सामने से, सो इन दैट केस आप यूज ही ना करें, ट्राई टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव, है ना। अगर आप यूज कर हम्म। रहे हो तो सच्चाई के साथ आप बाहर आओ, मतलब आप लिखो कि मैंने यूज किया है, और अगर आपने नहीं किया है तो इन दैट केस वेरी गुड, लेकिन आपको वो दोनों ही, अगर आप कर रहे हो, अगर आप यूज कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, वो दोनों को आपको ओन अप करना पड़ेगा, है ना। एम्प्लॉय मॉरल एंड प्रोडक्टिविटी, आप एम्प्लॉय को ऑब्वियसली देखोगे, कोशिश करोगे एटलीस्ट उसका मॉरल हाई रखने का, उसका प्रोडक्टिविटी, वो काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ये आपके ऊपर है ना। आप अगर बहुत सख्ती से पेश आओगे या फिर बहुत स्ट्रिक्टली आप उसको ओवरसी करोगे, या फिर उसका काम आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा उसका काम, तो ये फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप कस्टमर्स को, अपने एम्प्लॉयज को थोड़ा जो है ना उस पर ट्रस्ट करो, उस पर थोड़ा सा विश्वास रखो, कर पाएगा, वो भी तो इंसान ही है ना, वो तो सब सीख के नहीं आया है, सीख जाएगा। कस्टमर लॉयल्टी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा कि अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो कस्टमर आपसे जुड़ा हुआ रहना चाहेगा, लेकिन अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो कस्टमर्स भी भावे सोचेंगे कि क्या जरूरत ऐसे इंसान से जुड़े रहने का जिसको ट्रस्ट ही नहीं है ना। इन्वेस्टर हम्म। कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मतलब जो अगर आपका कंपनी में काफी अच्छा गुडविल है, तो इन दैट केस इन्वेस्टर्स चाहेंगे ना कि आपसे जुड़े रहें, तो इन दैट केस इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस मिलेगा, इन्वेस्टर्स को फील होगा कि नहीं, आपने जो प्रोडक्ट यूज किया है या फिर आपने जो इंग्रेडिएंट्स यूज किया है वो सच्ची में अच्छे यूज किए हैं। जैसे आप देखना कोई कोई छोटा दुकान भी होता है ना, तो वो लोग हक से बोलता है कि हाँ जी हाँ मैंने अमूल बटर यूज किया है और कोई बटर नहीं यूज किया है, तो ये ना अच्छा फील होता है कि देखो मतलब एटलीस्ट दे आर ओनिंग अप, हाँ शायद मेरा हम दो पैसा कम कमा रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है, उससे तबीयत खराब नहीं होगा आपका। फिर रिस्क हम्म। मैनेजमेंट, रिस्क मैनेज, अब कोई भी कंपनी में कोई भी छोटा काम हो बड़ा काम हो, रिस्क तो होता ही है ना, कि आशा शायद आज बहुत अच्छा चल रहा है कल ना चले, क्या हो जाएगा। लेकिन हम्म। बात वही है ना कि टेंशन नहीं लेने का है ना, आप टेंशन ले लोगे तो फिर हम्म। काम कैसे हो जाएगा। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आदमी है उसको रिस्क से डरना नहीं है, आपको ऑलवेज सोचना है पॉजिटिव होगा, जैसा भी होगा या फिर जो भी होगा देखा जाएगा, है ना। तो यू नीड टू थिंक, एंड हम्म। ऑब्वियसली बस ऐसे जो होगा देखा जाएगा मतलब क्या हाथ पैर उठा के बैठ जाए ना, नो, यू शुड बी अवेयर हम्म। ऑल्सो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितना परसेंट इन्वेस्ट करने से कितना रिटर्न आएगा, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, सब ड्यू कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर आप रिलेशन मेंटेन करना चाहते हो विद द कस्टमर्स लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कस्टमर से वैसे ही पेश आए। कस्टमर सॉरी कंज्यूमर रेगुलेटरी प्रेशर, अब कंज्यूमर रेगुलेटरी प्रेशर मतलब क्या होता है, कंज्यूमर ऑब्वियसली मतलब हम लोग बोलते हैं ना कस्टमर इज द किंग, तो इन दैट केस कस्टमर को अगर रेगुलेट करना है आपको,
यू कैन नॉट प्रेशराइज देम टू समथिंग। आप उसको प्रेशर नहीं कर, बोल नहीं सकते कि आपको लेना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। जैसे रिसेंटली वी वेंट टू दिस ट्रिप ऑफ आवर्स, लास्ट ट्रिप ऑफ आवर्स इन राजस्थान। वहाँ पे वी हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस ऑफ, वी टुक अ ट्रैवलर। हम लोगों ने एक ट्रैवलर गाड़ी बुक किया था, तो उसमें ना ड्राइवर था, वो बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। उसको बस पैसे से मतलब थी, चाहे हम लोग अच्छे से घूम पाए ना पाए, हम लोगों को सारे पॉइंट्स कवर हुआ या नहीं हुआ, उसको कुछ आता जाता नहीं था। एंड उसमें ना वो मतलब ओपनली बोला था कि आप जितना जितना जहाँ खर्चा कर रहे हो वहां से मेरे को 30% कमीशन आ रहा है। एंड मतलब सोचो, हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो हम लोग ड्राइवर को भी बोलते हैं कि भाई आप भी खा लो, खाना खा लो। बट वो ड्राइवर ना, हम्म, सपोज हम लोग एक रोटी या दो रोटी खा रहे हैं, वो ड्राइवर 8 रोटी 10 कटोरी दही इतना खा ले रहे हैं। तो आपको सोचना, अभी देखो ठीक है आप खाओ, जितना खाना है वो खाओ, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि हम लोग जहाँ पे थोड़ा थोड़ा कम खा रहे ताकि हम लोग का बजट बना रहे, और आप वहाँ पे 10 कटोरी दही खा रहे हो। पर कटोरी दही दही इज 100 रुपीज, मतलब आप 800 रुपए का मतलब दही खा ले रहे हो। आई वी नो वी आर गुड, बीइंग गुड टू यू बाय फीडिंग यू, मतलब ये नहीं कि आप सोचोगे कि मतलब खैरात में है तो वट एवर वी वॉन्ट टू ईट वील ईट, हम्म, है ना। तो ये तो अपने आप से आना चाहिए ना, ये भी एक एथिक्स ही हो गया कि आपको कोई दे रहा है तो आप उतना ही मांगो जितना आप उसको दे सको, है ना। तो मतलब कुछ लोग लोग होते हैं, दैट टू मतलब वेरी वेरी रूड पर्सन। लास्ट में उसने ना, उसको हम लोग कुछ शॉपिंग किए थे और शायद उसको वहां से कुछ कमीशन नहीं मिला, तो वो ना टूट पड़ा, वो पूरा मतलब उगल दिया कि उसने हम लोग जहां 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 भी स्टे कर रहे हैं, जहां भी जो कर रहे हैं, वहां से उसको मतलब पर पर्सन करके पैसा उसको मिल रहा है। तो इन दैट केस वो कंपनी जो भी है हमसे पैसा ज्यादा ले रही है ताकि वो ड्राइवर हमसे ले पाए उसका परसेंटेज। तो ये मतलब भांडा फूट गया लास्ट में। लेकिन मतलब वो चीज बहुत खराब लगी हम लोगों को ओवरऑल ट्रिप में, कि ऐसा ठगो इंसान तो नहीं होना चाहिए कि आप मतलब आप घूमने गए हो तो आप एंजॉय करने गए हो, ऐसे करके आपको कोई ठगेगा तो इट इज वेरी बैड ना। मतलब आपको तो वो इम्प्रेशन बहुत खराब हो जाएगी उस जगह के बारे में, उस लोगों के बारे में। तो इन दैट केस ऐसा नहीं करना चाहिए, बट अब आप किसको क्या बोलोगे, है ना। ओके, सो मूविंग ऑन टू ग्लोबल मार्केट एक्सेस। अब ऑब्वियसली आप अगर कोई मार्केट से रिलेटेड हो या फिर आपको आइडिया है कितना क्या परसेंटेज क्या होता है या नहीं होता है, तो इन दैट केस इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम लोग को ये पता रहे मार्केट का क्या वैल्यू है, मार्केट का क्या दाम है। आप सपोज एक शॉप में गए हो जहाँ पे आपको मतलब आइडिया ही नहीं है क्या दाम हो सकता है इस चीज का। एक बार जब मैं पहली बार मार्केट में गई थी ना, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं सब्जी खरीदने गई थी, तो मैं 50 रुपए का बस एक टमाटर लेके आई थी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि कितना दाम होता है मार्केट में। फिर मम्मा ने मेरे को बहुत डांटा और समझाया कि देखो जो दाम बोलेगा उससे मोल भाव करना पड़ता है, यू नीड टू फाइंड आउट, 2-3 शॉप घूमना पड़ता है आपको। आप 2-3 शॉप घूमोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या दाम है चीजों के। आपको जो बोलेगा आप वो पैसा नहीं दे सकते। वेरी यंग देन, क्लास 4 और 5। अच्छा। सो मतलब इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, मेरे को समझ में आया। फिर मैं नेक्स्ट डे ना मम्मा से बोली कि मम्मा आप मेरे को 50 रुपीज दो, मैं आज देखो मैं कितना कुछ लाऊंगी। सो नेक्स्ट डे वेंट एंड आई बॉट 5-6 आइटम्स। सो सो आई वाज लिटिल हैप्पी कि चलो लास्ट दिन मैंने जितना लॉस किया है तो आज शायद मैंने मेकअप कर दिया है, एंड आई थिंक आई हैव डन बेटर। बट माय मॉम सेड स्टिल यू नीड टू लर्न अ लॉट। अबे बहुत टाइम है, बहुत टाइम लगेगा, मार्केट समझना इतना इजी नहीं होता है। मार्केट मतलब मम्मी बोली कि मम्मी has taken so long to learn the market mechanism. तो इसलिए it will take me also some time, but I will eventually learn it, है ना। सो हर एक इंसान में खूबी तो होती है, लेकिन उसको बस टाइम लगेगा परखने में, इसको जानने में समझने में तो टाइम लगता है। अदरवाइज हर एक इंसान ही मतलब केपेबल होता है कोई भी काम करने के लिए। So, in summary, business ethics is essential because it contributes to the sustainability and success of business and helps them to avoid the legal, reputational problems and aligns their activities and their values and expectations of shareholders, society, and the environment. तो अगर हम लोग business ethics को follow करें या फिर हम लोग जो rules, laws जो भी है उसको follow करेंगे करेंगे, तो obviously करेक्ट इंप्रेशन आएगा हम लोग के दिमागों में, हम लोग को समझ में आएगी कि क्या ओवरऑल हो रहा है, क्या स्टेक होल्डर्स हम लोग इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, रिस्क कितना होगा मार्केट में, सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगी हम लोगों को। ये सारी चीजें हम लोग क्लियर हो जाएंगे वंस वी नो एंड फॉलो दिस। ओके, मूव अहेड।
द नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स, नेचर मतलब उसको फीचर भी कह सकते हैं आप. सो द कोड ऑफ कंडक्ट, मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज रिलेटिव. ये ना एक्चुअली बस पॉइंट्स लिखे हुए हैं. आई वांट इसके ऊपर थोड़ा सा लिखाने के लिए, बट लिखाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा. जस्ट गिव यू इट. आई टाइप इन सेंड यू. 1 minute. Our group's name is MCOM. MCOM 30. Am I there? MCOM third sem. Yes, only one group is there, right? Yes, ma'am. Okay. One. Yes. এটা পছন্দ আছে? ওই শাড়িটাই তো বিক্রি হয় ওখানে আমাদের আমাদের ফেস্টিভ্যালে, মানে আমাদের পুজো টুজোতে ওটা তো পুজো আছে করার জন্য. ওটা কিন্তু আমি কাজ করবো নাকি ওর উপরে? আমি শাড়ি রেঁধে কাজ করার পরে কাজ করবে নাকি ওটার উপরে ঘুরতে আসতে যাওয়ার জন্য? কোথাও গেলে আসলে তখন করবে. ওটা ধুয়ে একবার আয়রন করে দেবে, গ্লেজই পাল্টে দেবে.
You have sent the first part. Have you received it? Yes, ma'am. Sending the second part. Yes, ma'am. Only reading these points will not fetch your marks. No? You need to write it in a illustrated way. I've sent all of it. Please check. Yes, ma'am. Received. Okay.
Just give it a read once. Simple reading. I'll just start again. 5 minutes. या देख लिया आपने? मैं एक बार रीड कर लूं? चलो हाँ मैं एक मैम। बार रीड कर दूं? हाँ हाँ चलो ओके, मैं एक बार रीड कर देती हूँ सारे पॉइंट्स, तो फिर क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट रहेगा तो। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे था कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट में यहाँ पे मैंने भेजा है व्हाट्सएप में, तो यहाँ पे आप देख लोगे। बिजनेस एथिक्स इज अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट एक्सप्लेन्स व्हाट अ कंपनी कैन एंड मस्ट नॉट डू। मतलब कंपनी क्या कर सकता है और कंपनी क्या नहीं कर सकता है, दोनों चीजें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो क्या करना है वो तो पता होता है, लेकिन क्या नहीं करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना, कि अगर हम लोग एक जगह जा रहे हैं तो हम लोग क्या कैरी नहीं करना है, या फिर हम लोग माउंटेन जा रहे हैं तो क्या क्या हम लोग कैरी करना चाहिए। तो ये सारे जो बेसिक चीजें होती है, अगर क्लियरली मेंशन कर दी जाए ना तो कंफ्यूजन नहीं होती है। So it explains how an organization must behave towards the society in which it operates, and there are also regulations for how the firm treats its employees and customers. There is no scope for any establishment to deviate from this code of conduct. और ऐसा कोई भी स्कोप नहीं है जिससे हम लोग डेविएट, मतलब खुद को अलग कर पाए
इस कोड ऑफ कंडक्ट से। सो वी मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड अस, आसपास क्या चल रहा है इसका पता क्लियरली होना चाहिए। A moral and ethical values. The nature of business ethics is that is based on moral and social values. हम लोग के वैल्यूज में दो मेनली फोकस होती है, एक मॉरल वैल्यूज जो खुद के अंदर से आती है, और एक हो गई सोशल वैल्यूज जो साथ में रहने से सीखते हैं हम लोग। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ रह रहे हो, दोस्त आपको थोड़ा फूड शेयर कर रहे हैं या फिर कोई खाना नहीं लाया, तो हम लोग स्कूल में क्या करते थे, हम लोग सबको बांट बांट के उसको देते थे थोड़ा थोड़ा, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग कैसे सीखते हैं, विथ सोशल पीपल, मतलब हम लोग जब साथ में रहते हैं तभी ये चीजें सीखने को मिलती है। तो इन दैट केस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टाइप के वैल्यूज आपके अंदर होने चाहिए, और यही आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। देखिए मम्मी पापा पहले बोलते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई ठीक है, लेकिन पहले एक अच्छा इंसान बनो। तो अच्छा इंसान बनने के लिए यही जो वैल्यूज है, यही जो एथिक्स है, ये होना काफी जरूरी है। तो इट मीन्स द कंपनी मस्ट फॉलो प्रैक्टिसेस दैट विल बेनिफिट द सोसाइटी। कंपनी का ऐसा काम होना चाहिए जिसमें CSR फॉलो हो। CSR मतलब मैम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कॉर्पोरेट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टुवर्ड्स सोसाइटी। मतलब आप बस अपना प्रॉफिट लेके चले जाओगे, बस इतना आपको करने नहीं देगा सोसाइटी। आपको क्या करना पड़ेगा एडिशनल, आपको देखना पड़ेगा कि आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी कुछ सुख सुविधाएं मिल रही हों आपकी कंपनी के द्वारा। बात समझ आई? हाँ मैम। ओके। और आप लोग ISC क्लास में ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं? मैं अकेला, मेरे को कितना बोर फील होता है पढ़ाने में। कोई एक भी मैम इंसान रहता है ना तो अच्छा लगता है पढ़ाने में। हाँ, क्लास कुछ छूट गया तो इसलिए फिर आज सोचे कि नहीं, रेगुलर ही क्लास कर लेंगे। हम्म। एक्चुअली होता नहीं है तो मॉर्निंग में कर लेंगे अब। हाँ क्योंकि मुझे भी ना थोड़ा मतलब बोरिंग लगता है, कोई भी इंसान नहीं है ना, बस अकेला अकेले बात करना पड़ता है। तो वो हाँ जो पढ़ा रहा है उसको भी थोड़ा थोड़ा एक ही पे आदमी रहेगा ना, तो फिर भी लगता है कि कोई और है जो पढ़ रहा है, फिर अकेले अकेले बोलने में थोड़ा बोरिंग हो जाता है ना। तो इस क्लास में कोई नहीं है क्या और? वही सब है, तो सब कोई, लेकिन सबको रिकॉर्डेड करता है, अच्छा। सबको रिकॉर्डेड करेगा। अभी ये भी क्लास जो रिकॉर्ड हो जाएगा तो सबको रिकॉर्डेड ही करेगा। तो वैसे कोई सोचता होगा ना कि कोई तो कर ले रहा होगा, मैं रिकॉर्डेड कर लेता हूँ, तो अल्टीमेटली क्या होता है ना, सबको यही सोचते हैं, सबको रिकॉर्डेड ही कर लेते हैं, है ना। ऑनलाइन हाँ बहुत कम होता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ क्लास में ज्वाइन किया करो, तो थोड़ा इंटरेक्शन होगा, बातें होंगी, तो आप लोगों को भी पढ़ने में मजा आएगा, है ना। अदरवाइज जब हाँ रिकॉर्डिंग देखोगे ना, एकदम सिंपली मैं बोले जा रहे हो, आपको बोरिंग फील होगा। क्लास में कोई आदमी रहता है ना, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अच्छा फील होता है पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी। तो रिलेटिव हाँ टर्म, जैसे आप अभी अभी नहीं होते तो मैं सिंपली बस ये नोट्स दे देती और सिंपली रीड कर लेती। अभी आप बातें कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, जो भी रिकॉर्डिंग में सुन रहा होगा उसको भी फील शायद हो कि चलो हम लोग थोड़ा ऑनलाइन भी कर ले, है ना। ओके। हाँ हाँ अब रिलेटिव टर्म मतलब देखो हर एक पॉइंट का मैंने यहाँ पे दिया है, तो आपको कोई दिक्कत तो होगी नहीं। वी हैव सीन दैट बिजनेस एथिक्स मींस ऑपरेटिंग एज पर मॉरल एंड सोशल वैल्यूज। रिलेटिव टर्म मतलब एक रिलेटिविटी होना चाहिए आपके काम में और आपके बोली में। आप बोल रहे हो तो बहुत सत्य वचन, आप बहुत अच्छा अच्छी बातें बोल रहे हो, लेकिन आप कर कुछ और रहे हो, है ना। तो इसमें एक इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। मतलब आप जो बोल रहे हो या फिर आप जो सिखा रहे हो किसी और को, तो वो आप खुद भी किया करो, है ना। बहुत सुंदर सा लिखा गया है, बहुत सुंदर सा बोला गया है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। मतलब आप जो भी मॉरल वैल्यूज किसी और को सिखा रहे हो, तो वो मॉरल वैल्यूज आपके अंदर भी होनी चाहिए, है ना। आप किसी को सिखा रहे हो लेकिन आपके अंदर ही नहीं है, तो फिर तो आप झूठ, पूरा झूठ हो गया ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। So the company must understand what is acceptable in the society and do it accordingly. And the company must understand the moral ethics in the location and follow them accordingly. So protect the interests of society. आपके जो आसपास लोग हैं उनके थोड़ा हेल्प होना चाहिए, जो मैंने पहले कहा कि CSR फॉलो करना चाहिए। All these people live in a society around the company, and when the organization protects society's interests, it indirectly takes care of all the people above people who support the business in its operations, and it must protect society by supplying quality products at reasonable prices. सही दाम पे जो है आपको करेक्ट प्रोडक्ट मिलना चाहिए, आपको ठगा हुआ नहीं फील करना चाहिए। जैसे मैंने कल मैंने एक्चुअली कल नहीं, कल ही क्या, नहीं, परसों, मैं जब संडे को गई थी ना यहाँ पे, आप कोलकाता में रहते हो क्या तनु? हाँ हाँ मैम। तो वो बड़ा कॉल। बाजार तो पता होगा आपको। हाँ हाँ पता है। हाँ। तो मैं कल गई थी, मतलब संडे को मैं गई थी लाइट्स खरीदने दिवाली के लिए। तो मुझे लगा कि बाद में तो भीड़ हो जाएगी, अभी चले जाते हैं थोड़ा, और रविवार भी है तो उतना भीड़ भी नहीं रहेगा, मार्केट तो क्लोज रहेगा, कुछ कुछ दुकान
खुले रहेंगे। हाँ जलता था तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ। तो मैंने जब लाइट्स खरीदने गई थी ना, तो लाइट्स खरीदने वक्त मैं 2-3 दुकान घूमी, आसपास घूमने के बाद पता चला कि लाइट बहुत सस्ते मिलती है यहाँ पे। मेरे यहाँ पे जो लाइट्स बिकती है ना, वो 80 रुपए से लेके 100 रुपीज तक का रेंज होता है। जो पतली पतली लड़ी आती है ना, हाँ जिसको लोग बंगाली में टूनी लाइट बोलते हैं, इंग्लिश में फेरी लाइट्स बोलते हैं, वो वाली की 80 रुपए के 100, मतलब ऐसे 80 से 100 के बीच में ये लड़ी वो लोग लेता है। तो लास्ट ईयर मैंने जब खरीदा तो मेरे को बहुत कॉस्टली लगा कि बिना मतलब का ये 80 रुपए ले रहा है, इसका दाम कितना होना नहीं चाहिए। तो उस बार मैंने सोचा कि चलो जाके देख के आते हैं यहाँ चांदनी चौक में। तो हाँ। चांदनी में हम लोग गए, तो चांदनी में गया तो मैं देख रही हूँ वहां पे 20 रुपीज में बिक रहे हैं वो चीज, जो मैं यहाँ पे 80 में या फिर 100 में खरीदती हूँ। वाह वाह, तो बहुत ही कम है। हाँ तो मतलब अब मैंने फिर कितना 100 होता है। 100 पीसेस मैंने फिर 100 पीसेस खरीदा। तो हाँ बहुत सस्ता पड़ा मेरे को, बहुत सस्ता पड़ा। एंड मतलब सोचो, जस्ट 20 रुपीज की चीजों को ये लोग 100 में बेचते हैं, मतलब पर लाइट में ये लोग 80 रुपए कमा रहे वही, बहुत प्रॉफिट। हैं। तो फिर ना मैंने तो बहुत सारी खरीद ली, और मेरे आसपास जितने भी लोग रहते हैं मैंने सबको बता भी दिया कि तुम लोग यहाँ से मत खरीदो, वहां जाके खरीदो अगर उन लोग सस्ता पड़ जाए। है ना, कि हाँ ये लोग तो ठग रहे हैं ना बिना मतलब का। वही, आपको यहाँ पे मतलब दिवाली में, हाँ अब मैं वहां से थोड़ा आगे बढ़ी, वहां पे जान बाजार है। जान बाजार हाँ सत्यनारायण ऐसी मार्केट, वहां पे मैं गई, वहां पे मैंने बंदरवाल लेना था। बंदरवाल मतलब दरवाजे के ऊपर लगाते हैं तोरण। हाँ, तोरन जो बोलते हैं। हाँ तो बंदर, हम लोग ये बंदरवाल बोलते हैं। तो बंदरवाल खरीदने गई तो बंदरवाल का दाम स्टार्टिंग 2500 रुपया। बाप रे। मैंने बोला कि क्या चाहते हो आप, मतलब आप क्या दिवाली में दिवाला निकालना चाहते हो हम लोग का, है ना। मतलब ये तो बहुत ही खतरनाक प्राइस मांग रहे हैं तो बिना मतलब का, है ना। तो बहुत। मतलब फिर मैं बस बोला कि भैया हाथ जोड़ रहे हैं। हाँ ऐसा ना, मतलब आप, अगर आप लोग ऐसा बेचते रहे ना, तो शायद ही 1-2 कस्टमर होगा आपके पास, है ना। आप सारा महीना का प्रॉफिट, आप सोच रहे हो पूरा साल का प्रॉफिट हम एक महीना में कमा लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आप जो दाम मांग रहे हो ना, ये एकदम खतरनाक दाम मांग रहे हो। और आपको भी पता है ये चीज 2500 का नहीं आता है बंदरवाल। हम्म। तो जो भी हो, मतलब उल्लू बनाने में सब रेडी है। जो बन गया वो बस। हाँ उनको मिल गया ना, तो प्रॉफिट मिल गया हाँ। उनको, ऐसे करके। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं, सब पॉइंट्स रिलेटेड हो गए, आपको पता चली क्या है यहाँ पे क्या है। अब हम लोग आ रहे हैं लॉ और एथिक्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो आपके पास हार्ड कॉपी है बुक का? पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया मैम। होगा शायद ग्रुप में। मतलब आपके पास बुक मिल गया है ना आपको? नहीं नहीं। आपने बुक नहीं लिया है अभी तक? नहीं मैम, मैंने डिलीवरी करवाया है, उन्होंने बोला है 4 दिन में दे देंगे। हाँ हाँ, आप ले लेना बुक, क्योंकि आपका फीस के अंदर बुक इंक्लूडेड है। हाँ मैम, कल ही मैंने बोला था तो उन्होंने बोला हो जाएगा। हाँ आपके दोस्तों को भी बोल देना बुक ले लेने। ठीक है। अच्छा। हम्म। So, law and ethics, meaning this refers to a systematic body of rules that governs a whole society members। तो आसपास जितने भी लोग हैं या फिर जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जिस लॉ को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं, जैसे गवर्नमेंट का लॉ हो गया, रूल हो गया, आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहो या ना चाहो। तो ये लॉ को अगर आप फॉलो करना है, तो मतलब वी नीड टू फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये लॉ ऐसी होती है। बट एथिक्स क्या होता है? एथिक्स अ ब्रांच ऑफ मॉरल फिलोसफी। यह खुद के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या डिसीजन लोगे, या फिर आपका क्या फील, मतलब आपको क्या फील होता है, करेक्ट फील होता है, रॉन्ग फील होता है, जैसे फील होता है आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता। या फिर कोई भी लॉ ये नहीं बनाया है एथिक्स, ये बस आपके ऊपर है। नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट इज बिजनेस एथिक्स एंड व्हाट इज लॉ। लॉ होता है सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस, और ये होता है गाइडलाइंस।
आप खुद के ऊपर खुद का फॉलो कर रहे हो, तो अगर आपको करना है तो आप करोगे, नहीं करना तो नहीं करोगे, वैसा वाला। देन गवर्न बाय लॉ, गवर्न करता है गवर्नमेंट, और एथिक्स गवर्न करता है इंडिविजुअल, इंसान। एक्सप्रेशन एक्सप्रेस्ड एंड पब्लिश्ड इन राइटिंग, लिखी हुई होती है, और एथिक्स कोई लिखता नहीं है, ये बस खुद के ऊपर है ना, एथिक्स कोई लिख के नहीं देता। वायलेशन इज ऑफ लॉ इज नॉट परमिसिबल विच मे बी इन रिजल्ट इन पनिशमेंट, अगर आप इसको तोड़ रहे हो या फिर आप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, बट एथिक्स नहीं फॉलो कर रहे हो तो कोई पनिशमेंट वनिशमेंट का बात ही नहीं आता है। नाउ objective, law is created with an intent to maintain social order, peace in society and provide protection to all the citizens। सब आसपास के लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, इस लॉ को यूज किया जाता है, इसको फॉलो किया जाता है। एथिक्स बेसिकली मेड अप ऑफ मतलब लोगों को हेल्प करने के लिए, या फिर आसपास जो लोग हैं उसको हेल्प करने के लिए, राइट एंड रॉन्ग को डिसाइड करने के लिए ये एथिक्स फॉलो की जाती है। हर एक इंसान के ऊपर होता है ये, कोई इसका मतलब ऐसा कोई नहीं है कि करना ही पड़ेगा ऐसा वाला। बाइंडिंग, लीगल लॉ का बाइंडिंग है, आपको मान के चलना ही पड़ेगा, बट एथिक्स का कोई बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग नेचर का नहीं है ये। अब मॉरल्स और एथिक्स में आ रहे हैं। व्हाट इज मॉरल? मॉरल इज अ बिलीफ, एक मन का विश्वास है ये, इंडिविजुअल और ग्रुप का। और एथिक्स बेसिकली एक प्रिंसिपल है जो आप फॉलो करेंगे डिपेंडिंग ऑन द मॉरल्स यू हैव। व्हाट इज इट? यहाँ पे एक जनरली प्रिंसिपल है जो सेट ऑफ ग्रुप बनाते हैं, और एथिक्स है सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। आपके सामने कुछ सोने का पड़ा हुआ है, क्या आप हाथ लगाकर उसको अपने पॉकेट में डाल लोगे, या फिर आप छोड़ दोगे, या फिर आप उसे सिर्फ देखोगे भी नहीं। जैसे पुराने दिनों में क्या होती थी ना, मॉरल्स थी कि हम बड़ों को आशीर्वाद लेंगे, बड़ों से आशीर्वाद लेंगे, बड़ों को रेस्पेक्ट करेंगे, बट एथिक्स थी कि आप आपके सामने अगर कोई बड़ा है खड़ा हुआ बिना घूंघट के, तो आप उसकी तरफ नहीं देखोगे, है ना। तो ये सारी चीजें जो है मतलब हम लोग के अंदर से आती हैं, एथिक्स सब होती हैं, जो कि अभी मैं राजस्थान घूम के आई तो वहां पे मैंने बहुत सारे राजवाड़ा, मेवाड़, मारवाड़, चित्तौड़गढ़, अनकपुर, मेहरनगढ़, नाहरगढ़ सब फोर्ट घूमा मैंने। तो सब फोर्ट घूमने के बाद मैंने बहुत हिस्ट्री डिटेल से पढ़ा। मेरे को उतना हिस्ट्री कभी पसंद था नहीं, आई वॉज वेरी बोर्ड विद दिस सब्जेक्ट, बट यहाँ जाके ना मुझे लगा कि ऐसे यहाँ घुमा घुमा के अगर हिस्ट्री पढ़ाते ना तो शायद बहुत लोगों को हिस्ट्री पसंद आती। बस बुक में बैठा के पढ़ाना, वो भी एक बोरिंग टेक्निक से, इसीलिए शायद हम लोग हिस्ट्री को इतना ना पसंद करते हैं। बट हिस्ट्री को ना पसंद करने के लिए कुछ नहीं है, इतना अच्छा चीज है। अगर आपको कहानी ऐसे समझाया जाए या फिर आपको फील्ड विजिट किया जाए ना, तो आपको भी वो चीजों में इंटरेस्ट आने लगेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि टेक्निक आप क्या यूज कर रहे हो पढ़ाने के लिए, है ना। हाँ मैम। जैसे मैं अगर ये बिजनेस एथिक्स को इतना डिटेल में नहीं पढ़ाती है, सिंपली रीडिंग कर देती, तो आपको ये समझ में नहीं आता। लेकिन मैं इसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में समझा रही हूँ, ताकि आप समझ पाओ और साथ से साथ आपको इंटरेस्ट भी आए सब्जेक्ट में, है ना। क्योंकि थ्योरी हाँ सब्जेक्ट्स में देखना मतलब बेसिकली टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो। अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट को बोरिंग एकदम मतलब आपको वो इंटरेस्ट नहीं आएगा ना, तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप छोड़ के रख दोगे एग्जाम के पहले पढ़ने के लिए। बट एग्जाम के पहले के लिए पढ़ने के रख दोगे ना, तो बहुत प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप क्लास के साथ साथ पढ़ते रहो, है ना। अब यहाँ मॉरल्स को गवर्न करता है कल्चरल और सोशल नॉर्म्स, जो रूल्स बनाए गए थे पुराने दिनों में। और एथिक्स बेसिकली लीगल और प्रोफेशनल नॉर्म्स है। एक वर्ड मैंने भूल गया और मतलब नहीं पढ़ा मैंने, रूट वर्ड इसका है मॉस, MOS, मॉस मतलब कस्टम, और इसका एथिक्स का है एथिकोस मतलब कैरेक्टर। ठीक है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग को डील करता है, वेराज ये राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट करता है, होते हुए या ना होते हुए पोजीशन पे ये खड़ा कर देता है एथिक्स। एप्लीकेबिलिटी इन बिजनेस, मॉरल्स का कोई बिजनेस में मॉरल्स नहीं आता है, बट एथिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हो तो आप करोगे, या नहीं चाहते तो नहीं करोगे, बट दैट इज रिलेटेड टू योर वर्क, जो है बिजनेस से रिलेटेड होता है। कंसिस्टेंसी, morals may differ from society to society and culture and culture। आप कैसे पेश आते हो, बड़ों के साथ कैसे पेश आते हो, या बड़ों के सामने आप कैसे ड्रेस पहनते हो। लेकिन आप जब US में जाओगे, लंदन में जाओगे, UK में जाओगे, वहां पे सब कोई कितने कॉमन मतलब दे आर लिविंग अ मच मोर ओपन लाइफ, है ना। उनको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट अगर आप रेस्ट्रिक्शन सोचोगे तो रेस्ट्रिक्शन है, अगर आप नहीं सोचोगे तो नहीं है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप कुर्ती पहनो या शॉर्ट्स पहनो, दोनों इक्वली राइट है। बट
अगर आपको लग रहा है कि मैं मंदिर जाऊंगी, तो मंदिर आप जाते वक्त शॉर्ट्स तो नहीं पहनते हो, आप तो कुर्ती पहनते हो, है ना? तो हम्म। फिर आप वहां जाते वक्त कुर्ती क्यों पहनते हो? क्योंकि आपके अंदर से आता है ना। हम्म। तो ये चाहो या ना चाहो, आप अंदर जाओगे तो मतलब हम लोग जब जो पूजा करते हैं रेगुलर, उनको पता है कि मंदिर में जाने से सर ढकना चाहिए, है ना? हम्म। तो आप चाहो या ना चाहो, ये तो आप ऑटोमेटिकली ढक लोगे, है ना? जैसे आपको हाँ। पता है बहुत सारे मंदिर में बॉयज लोग शॉर्ट्स पहन के जाते हैं ना, तो हाँ। उनको अलाउ नहीं करते हैं घुसना। हाँ। तभी हम लोग गए थे ना दिलवारा जैन टेम्पल, और फिर हम लोग रणकपुर गए थे जैन टेम्पल में। तो यहाँ पे मेरे एक अंकल ने शॉर्ट्स पहना था जीन्स का, तो अंकल को घुसने नहीं दिया। फिर अंकल ने एक पैंट बोरो करके पहन के फिर अंदर गए अंदर। अच्छा। तो आप समझ रहे हो कि बॉयज में भी रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा नहीं कि खाली गर्ल्स नहीं पहन सकती है, बॉयज में हम्म। भी रिस्ट्रिक्शन है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ठीक है चलो, गर्ल्स को खाली नहीं बोल रहे, बॉयज को भी बोल रहे हैं, हाँ। है ना? इक्वालिटी है। ओके, now moving on to relationship between ethics, business ethics and corporate governance। ये हम लोग स्टार्ट करें, इसके पहले मैं थोड़ा बोलूंगी कि फटाफट यहाँ तक मैंने जो पढ़ाया है एक बार फटाफट आप देख लो। पीडीएफ ग्रुप में है ना, वहां से देख लो, या फिर हम्म। आपके पास बुक होगा तो वहां से देख लो, देख के कोई भी डाउट रहेगा पहले पूछ लो, फिर हम लोग आगे ओके। बढ़ेंगे। बस 5 मिनट फटाफट देख लो, आके एक बार देख लो। मैम हो गया है। ओके, कोई डाउट? नो मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। The relationship between business ethics and corporate governance। तो बिजनेस एथिक्स का मतलब हम लोग को समझ में आ गया है कि क्या होता है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसका रिलेशनशिप क्या है दोनों के बीच में, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है पहले वो समझेंगे हम लोग। यहाँ पे हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं पढ़ना, फिर हम डिटेल में जाते हैं। स्टडीज शो दैट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम एथिकल प्रैक्टिसेस। हम लोग जो अच्छे कामों में विश्वास रखते हैं, अच्छे काम करते हैं, साफ सफाई वाला काम, मतलब ऑब्वियसली घर सफाई नहीं, मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसमें सच्चाई होती है, वो काम अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसको हम लोग फॉलो करते हैं। और वही काम अगर हम लोग अच्छे से करें इन अ प्रॉपर वे, पेपर्स सारे ठीक होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक होने चाहिए, कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे हो आप, तो आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड हो। और हेविली स्टडी कर किया जाता है इंडिकेटिंग द सिग्निफिकेंट एसोसिएशंस, और दोनों में क्या क्या एसोसिएशन या फिर रिलेशन है या फिर क्या सिमिलैरिटीज है, ये सारी चीजों को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। The stakeholders relation, business ethics emphasize the importance of considering the interests of all the stakeholders। सारे मतलब पॉइंट्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। Not just stakeholders, corporate governance mechanisms can be used to ensure that the company takes into account the needs and concerns of various stakeholders, promoting a more ethical approach towards the business operation। क्या हो गया ये पॉइंट, थोड़ा मुझसे पढ़ते हैं डिटेल में, देखते हैं क्या बोला गया है।
स्टेक होल्डर्स रिलेशन मतलब स्टेक होल्डर मतलब कौन, जो रिस्क टेकर है, राइट, जो रिस्क इन्वेस्ट करेगा आपकी कंपनी में। तो उसका इम्पोर्टेंस ये रह गया कि उसको देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी में सब काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो उसको एक भी गलती मिल जाती है, लाइक सपोज आपने आप कहीं गए हो और वहां पे आपको ना एक भी चीज थोड़ी सी लग रही है कि आप प्रॉब्लम है, तो आप फिर क्या होता है ना, रिलाई नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते उस चीज के ऊपर। तो वैसे ही कंपनी में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो भी सारी चीजें देख मतलब क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो वो देख भाल के इन्वेस्ट करता है ना। आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करोगे तो आपको तो ये जानने का राइट भी है कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इन दैट केस अगर आपको पता चले कि उस कंपनी में जो है मॉरल एथिकल प्रैक्टिसेस, आप कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा कि उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि उस वो तो इन्वेस्ट करने लायक नहीं रही। अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो उसमें तो मतलब अच्छाई या सच्चाई दोनों होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब वहां पे आपको अच्छाई मिल रही है लेकिन सच्चाई नहीं मिल रही, तो उस अच्छाई का फायदा ही क्या अगर यहाँ पे सच्चाई ना हो, है ना। क्योंकि सच्चाई हाँ होना काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने इन्वेस्ट किया है 1 लाख और वो लोग ना आपका पैसा इस्तेमाल करके वो लोग इन्वेस्ट कर रहे आगे, लेकिन आपको कोई परसेंटेज नहीं दे रहे, आपको बता रहे आपका पैसा तो पड़ा हुआ है, कोई फंड काम में नहीं आया है, लेकिन अल्टीमेटली आप ही का पैसा चला रहे हैं, तो ये तो एथिकली रॉन्ग हो गया ना। हाँ तो यही चीज को बोला जा रहा है कि उस कंपनी में ही आप इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको पता है कि मेरा पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, कोई स्कैम में नहीं इस्तेमाल हो रहा है ना। जैसे अभी शारदा कांड का था गया, वो वैली, ये सब जो चीजें हैं जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते थे लेकिन बहुत सादा पैसा इनका डूब गया। तो कैसे डूब गया, क्योंकि इनको करेक्टली ये लोग ने जो है, ये लोग ऑब्वियसली एथिकल प्रैक्टिकल नहीं कर रहे थे, एथिक्स प्रैक्टिस, ये लोग कुछ ना कुछ स्कैम कर रहे थे अंदर ही अंदर, जो बाद में पता चली, है ना। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप स्टेक होल्डर हो, मतलब आप पैसा डाल रहे हो, तो आपका ये राइट है कि आप पहले क्रॉस चेक करो कंपनी को, क्योंकि आप बाद में बोलोगे मेरा गलती नहीं है, मैंने जानबूझ के नहीं दिया था, ये सब बात कोई नहीं सुनने वाला आपका। अगर आप खुद से अवेयर नहीं हो, आपको खुद नहीं पता है आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर ये तो प्रॉब्लम आपका है ना, किसी और को आप कैसे दोष दे सकते हो। Now, board oversight, corporate governance often places responsibilities on the board of directors to oversee the company's activity. कंपनी कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीजें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। So they ensure and they align with the interests of stakeholders. Ethical considerations require that this oversight includes evaluating and promoting ethical behavior within the organization, ensuring the ethical risks are managed, and that ethical policies and practices are in place. और जो भी काम हो रहा है वो सही से हो रहा है और सब कुछ रिकॉर्डेड है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो मैंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, आपको वो रिकॉर्ड में रखनी चाहिए। आपने कुछ काम किया है लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं है ना, उसका कुछ भी लॉ नहीं है, उसका रिटन रिकॉर्ड नहीं है, तो आप बाद में कैसे प्रूव करोगे कि आपने इसमें इन्वेस्ट करा था, अगर आपके पास कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग कोई भी चीज का एक रिटन रिकॉर्ड अपने पास रखें। बात समझ आ रही है। हाँ मैम। और जो भी काम करे, सपोज 10 पार्टनर है या 2 पार्टनर है या फिर मेरे पास 10 इन्वेस्टर है, तो उन सबको क्लियरली पता होना चाहिए कि कहाँ किस बारे में पैसा यूज हो रहा है और किस चीज में पैसा लग रहा है। अगर आप क्लियरली नहीं बताएंगे तो क्या होगा ना, बाद में झमेला बढ़ जाएगा, बातें बढ़ेंगी। उससे बेहतर है कि काम पहले ही हम लोग क्लियर या सफाई से करें, है ना। एक बार पढ़ लो सारे वर्ड टू वर्ड, फिर डाउट रहेगा मेरे को पूछो, थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ। तो मुझे सुनती रीडिंग करो, कोई भी वर्ड में आप अटक जा रहे हो मेरे को पूछ लो।
मैम डन। Okay. बस सेम पॉइंट। यहाँ पे बिजनेस एथिक्स और बिजनेस लीडरशिप के बारे में रिलेशन बताई गई है। तो बिजनेस एथिक्स मतलब हम लोग को पता है लॉज, रूल्स, जो मॉरल्स है, जो बिलीव्स है, ये सारी चीजों को लेकर बिजनेस एथिक्स होती है। बिजनेस लीडरशिप मतलब एक आदमी है जो बिजनेस को लीड कर रहा है, उसके पास कुछ लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए जिसकी वजह से अपना काम बेहतर कर पाए और लोगों को एक्सेप्ट करा पाए अपने आप को, अपने लीडरशिप क्वालिटीज को। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है लाइक सेटिंग द एथिकल टोन। So business leaders play a central role in setting the ethical tone of the for the organization। जो भी काम हम लोग कर रहे हैं उसमें एथिकल टोन मतलब सही करने का जो मोटिव है। अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं एंड वी ourselves नो कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे या फिर उसमें कुछ धोखेधारी कर रहे हैं, तो स्कैम हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, तो ये चीजें क्या होगा ना अल्टीमेटली आपके कामों को डिले करेंगी, आपको काम करने का मन नहीं करेगा। तो इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी कर रहे हो वो उसमें एथिक्स रहे और आपको वो काम करने का मोटिव भी रहे कि हमको काम करना है विद सम प्रॉपर नॉलेज एंड विद सम प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। तो एथिकल डिसीजन मेकिंग जो लीडर हाँ है मैम। उसको भी डिसीजन मेकिंग में कोई झोल नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज आपको प्रॉफिट मिल रही है बोल के आप अपने काम को मतलब जैसे तैसे भी नहीं करवा सकते, है ना। ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी काम कर रहे हो या करवा रहे हो या आपके निगरानी के अंदर हो रही है या फिर आपके अरीना के अंदर हो रही है वो सही हो, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर लीडर ही जो है ना वो स्कैमस्टर हो या फिर उसके दिमाग में ऐसा रहे कि मैं किसी को ठगा के पैसा ले लूंगा या फिर किसी कोई भी एक मतलब एक अनएथिकल वे में पैसा कमाऊंगा, तो फिर जो लोग होंगे आपके जो फॉलोअर्स होंगे तो फिर वो कैसे होंगे, है ना। अगर आप ही लीडर ही गलती कर रहे हैं तो फिर फॉलोअर्स तो गलती करेंगे ही ना। तो हाँ इम्पोर्टेंट है कि जो इंसान आपको गाइड कर रहा है उसके साथ मतलब उसको भी ये फील होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ दैट शुड बी डन इन अ प्रॉपर वे और डिसीजन जो मैं ले रहा हूँ वो एथिकल होना चाहिए, बस अपने लिए या फिर अपने कंपनी के लिए नहीं, ओवरऑल पूरा वर्ल्ड का भी दिक्कत ना हो। आप जैसे मतलब कुछ कुछ न्यूक्लियर अटैक्स जो हम लोगों ने पढ़ा था, न्यूक्लियर अटैक्स में कुछ कुछ डिसीजन ऐसे लिए गए थे जो शायद नहीं लेना चाहिए था, जिसकी वजह से इतने सारे लोग मारे गए थे, साथ ही साथ बहुत सारे जनरेशन्स भी अफेक्ट हो चुके थे। तो ये अगर डिसीजन ना लेते तब के दिन में खुद के बारे में या फिर खुद कंपनी के बारे में नहीं सोच के पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचते तो शायद ये डिसीजन एथिकली करेक्ट होता और साथ ही साथ वो डिसीजन किसी और के जिंदगी को नहीं ले लेता, है ना। हाँ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, जैसे मैंने कहा कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको कम्युनिकेशन मतलब लोगों को बताना कि आप क्या कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप करेक्टली ना बताओ मतलब क्या हो रहा है फिर आप क्या क्या डिसीजन लेने वाले हो, तो क्या होगा ना आपके जो अपोजिट लोग हैं उनको तो पता नहीं चलेगा कि आप क्या करने वाले हो, तो वो तो चुपचाप बस आपको फॉलो करेंगे, आप जो बोलोगे वही करेंगे, है ना। तो इम्पोर्टेंट है कि आप डिसीजंस पहले अनाउंस करो, पहले बताओ उनको
तो इन दैट केस लोगों को भी पता चलेगा कि क्या होने वाला है आगे, है ना। कॉर्पोरेट हाँ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR, जैसे मैंने पहले ही बताया है, CSR बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी कंपनी नीड्स टू फॉलो CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अगर आप CSR नहीं फॉलो करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा ना, आप बस अपना कमाते रहोगे और आप किसी और को दोगे नहीं, मतलब किसी और के लिए आप हेल्प नहीं करोगे या फिर आपकी सोसाइटी के लिए आप कोई हेल्प नहीं करोगे, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। आप खुद के बारे में खाली नहीं सोच सकते, आपको सोचना पड़ेगा तो सबके बेहतरीन, सबका अच्छा हो, सबका भला हो, वैसे सोचना पड़ेगा। हम्म अब हम लोग मॉडल डेवलपमेंट, फिर कोलबर्ग्स मॉडल है और कोई मॉडल नहीं है। एक काम करते हैं, आज इतना तक ही करते हैं। अच्छा ठीक कोई है मैम। डाउट रहेगा तो आप मेरे को बताओ, एक बार देख लो 5 मिनट, कोई भी पॉइंट में कुछ भी डाउट है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। नहीं मैम, देख के ओके, आ रहे। सी यू नेक्स्ट डे, बाय, हाँ, टेक केयर। हाँ, थैंक यू मैम। ओके।